यार लास्ट क्लास में हमने लास्ट टॉपिक किया था मीटर ब्रिज का, और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि जब भी हमारा अननोन रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड में कनेक्टेड होगा तो एस बाई आर इज इक्वल्स टू हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 100 - L1 डिवाइडेड बाय L1। और इस पे बस मैंने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया था कि अगर हम वायर की थिकनेस को डबल कर रहे हैं तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? नो। देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि जो वायर का नल पॉइंट है वो उसकी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा पी बाई क्यू का। डन। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, देन फिर अपना पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर देते हैं। भैया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सादा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे राइट हैंड साइड एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है एस। जब हमारे पास ये सेटअप है तब हमें जो नल पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। रिपीट कर रहा हूं, हमने दो रेजिस्टेंस लिए आर और एस, और जब मैं ये वाला सेटअप ले रहा हूं आर और एस का, तो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, पॉइंट ए से। लेकिन अगर अब मैं इस एस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं 12 ओम्स का, तो हमें जो नया नल पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। बस हमें यही इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे ही हमने रेजिस्टेंस 12 ओम से कनेक्ट किया पैरेलल में, नल पॉइंट मिल गया हमें 50 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू फॉर आर एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर एस। चेक करो भाई, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? यस। डन, एक ही को बोला भाई, बहुत सही है। हर्ष भाई, पहली क्लास। भाई सब लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। मुझे तो लगता था सेकेंड हाफ में स्ट्रेंथ कम होती है, कि सब थक जाते हैं इधर, तो फर्स्ट हाफ में ही स्ट्रेंथ कम है। लवप्रीत हो जाएगा कैलकुलेट? यस सर। ओके, चलो ट्राई करो। प्रकुल ट्राई कर रहे हो? यस सर। ओके। देखो बस इक्वेशन बना के दे देता हूँ, उसको सॉल्व कर लो। भाई मुझे पता है जब रेजिस्टेंस ये पैरेलल में कनेक्टेड नहीं था, सिर्फ आर और एस थे, तो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा था 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या मैं इक्वेशन के हिसाब से लिख सकता हूँ ना, एस बाय आर इज इक्वल टू 100 - L1। इधर L1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो 100 - L1 कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय L1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40। तो भाई मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एस बाय आर इज इक्वल टू 3/2। या आप इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो आर बाय एस इज इक्वल टू 2/3। चेक करो, पहली इक्वेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर। हाँ बोलो काव्या। काव्या। सर आर 12 ओम या फिर 0 ओम है? नहीं। नहीं। काव्या चेक करो पहले, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है आपको? यस सर। डन। अब मुझे बताओ यार, अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाऊंगा? सेकंड इक्वेशन के हिसाब से मुझे पता है एस और 12 पैरेलल में है। जब भी हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो यही चीज अब पीछे यूज कर दो। भाई दूसरी इक्वेशन आप लिखोगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भाई कितना आएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा
R1 R2 मतलब 12s डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मतलब 12 प्लस एस डिवाइडेड बाय, ये तो पूरा एस के लिए लिखा है, डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू, अब नया नल पॉइंट कितना है 50 पे, 100 माइनस 50 किया तो 50 आया, डिवाइडेड बाय L1 50 आया, इन दोनों को कैंसिल आउट किया आ गया 1। भैया फिर से मैथ्स का रूल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, ट्राई करो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की एंड टेल मी द वैल्यू फॉर आर एंड एस। भाई अब तो हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. ओके रिया चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. ओके कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं तुम्हारे ऊपर, आगे बढ़ चले। बिल्कुल रिया आपका आंसर सही है, गुड। भैया सब लोग चेक कर लो, एस की वैल्यू आनी चाहिए 6 ओम्स और आर की वैल्यू आनी चाहिए 4 ओम्स। बिल्कुल सही अक्षिका, डन। तो भैया जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कैलकुलेशन पार्ट आराम से कंप्लीट कर लेना, हम Done, थोड़ा सा sir. डन। चलो हम आगे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। डन, हटा दो इस सबको। आ जाओ भैया कॉन्सेप्ट पोटेंशियोमीटर पे। नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियोमीटर, क्यों यूज करेंगे हम पोटेंशियोमीटर? भाई पोटेंशियोमीटर हम यूज करेंगे टू मेजर दी वोल्टेज, टू मेजर दी पोटेंशियल। लेकिन हम इस पे क्वेश्चन यही आता है यार कि हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए ऑलरेडी एक डिवाइस है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बहुत छोटा डिवाइस है, बहुत हैंडी डिवाइस है, तो हम वोल्टेज फिर वोल्ट मीटर से मेजर क्यों नहीं कर लेते? हमें पोटेंशियोमीटर की क्या रिक्वायरमेंट है? क्या किसी को पता है कि वही वोल्ट मीटर भी है जब हमारे पास, और छोटा भी है, हैंडी डिवाइस भी है, फिर भी हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं टू मेजर दी पोटेंशियल? सर क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है। बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हमारा नल पॉइंट पे बेस्ड है, नल पॉइंट प्रिंसिपल पे। जब भी कोई डिवाइस हमारा नल पॉइंट पे बेस्ड होगा वो हमेशा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा। तो इधर हमारा पोटेंशियोमीटर भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर, इसलिए हम अपना यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर जब भी मेरे को एक्यूरेसी चाहिए होगी। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो। भाई सपोज मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस मैंने कुछ भी एज्यूम कर लिया, सपोज 10 ओम्स। भैया ये वायर है, रेजिस्टेंस 10 ओम्स, यहां से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर्स। तो मेरे को बताओ अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, मतलब मेरा पोटेंशियल ड्रॉप 50 वोल्ट शो होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, जब मैं पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करता हूं तो ये मेरे को एक्चुअल में 50 वोल्ट शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि जैसे ही हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, हमें यहां पे मिल गया है जंक्शन पॉइंट, और हमने कितना पढ़ रखा है कि जब भी जंक्शन मिलेगा तो करंट के साथ क्या होगा? करंट कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो भैया सपोज मैंने कह दिया कि ऊपर ऊपर करंट जा रहा है बहुत कम, सपोज 0.5 एम्पियर्स, तो मेरे को बताओ नीचे कितना करंट जाएगा? 4.5। 4.5 एम्पियर्स। तो अगर मैं अपने वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करूं कि भैया कितना वोल्टेज आएगा, तो वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग भैया I इंटू आर, तो ये तो सिर्फ 45 वोल्ट ही शो करेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना शो करना चाहिए? एक्चुअल में 50 वोल्ट शो करना चाहिए। तो यही एक प्रॉब्लम है वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर काफी नियर बाय वैल्यू तो दे देगा आपको, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम करता है। तो हमेशा ये चीज याद रखना, अगर कोई भी डिवाइस है, अमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, अगर ऐसे कोई डिवाइसेज है जो कुछ करंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कभी भी एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी मेरे को इंडस्ट्रियल पर्पस वगैरह के लिए एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो मैं एक ऐसा डिवाइस सोचूंगा जो बिल्कुल करंट कंज्यूम ना करे, और जो बिल्कुल करंट कंज्यूम ना करे उस डिवाइस को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? वो डिवाइस बेसिकली नल पॉइंट डिवाइस होगा, जैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आगे समझाना शुरू करूं?
यस सर। डन। अब दूसरी चीज, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरी चीज, भाई मैंने कहा कि सपोज ये कोई एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है E1, इसके साथ में मैंने एक दूसरी बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका ईएमएफ है कुछ ना कुछ E2, और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है कुछ ना कुछ गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए कि ये कौन सी साइड डिफ्लेक्ट करेगा या करंट है या नहीं। तो यार हमें पता है कि ये दोनों बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये करंट को कंट्रीब्यूट करेगी या करंट को अपोज करेगी? अपोज। अपोज करेगी, कल की क्लास में बताया था। तो सपोज ये करंट दे रहा है I1, ये करंट दे रहा है I2। भैया अगर मेरा ईएमएफ E1 बड़ा हो गया E2 से, तो करंट I1 बड़ा हो जाएगा I2 से, तो ये गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। वेरएस अगर E2 बड़ा हुआ E1 से, तो I2 बड़ा हो जाएगा I1 से। तो पहले इसने जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया था, अब ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन सपोज अगर मैं कह दूं E1 E2 दोनों ही इक्वल हैं, तो मेरे को बताओ फिर करंट के लिए क्या कह सकता हूं, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन के लिए क्या कह सकता हूं मैं? नो डिफ्लेक्शन। वेरी गुड, कि भैया दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे और ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो ये बेसिकली एक नल पॉइंट डिवाइस बन जाएगा। तो हमारे पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल यही है कि मेरे पास पहले से ही एक बैटरी गिवन होगी, जो पहले से ही मेरे को एक बैटरी गिवन है, उसको हम कहते हैं ड्राइविंग बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी। मैं दूसरी बैटरी कनेक्ट करूंगा और वायर को स्लाइड करूंगा जैसे हमने मीटर ब्रिज में किया था, और मैं चेक करूंगा कि मेरे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहां पे जीरो आ रही है। जहां पे मेरी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगी, मतलब मैं कह दूंगा कि भैया E1 इज इक्वल्स टू E2। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा पोटेंशियोमीटर का। तो पहले अब यहां तक भी चेक कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर भी क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? डन। चलो नेक्स्ट चीज, कि भैया हमारा मेन प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, वो भी देख लो। भैया हमें पता है V इक्वल्स टू IR, करंट रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि पूरा सर्किट हमारा सीरीज में चलेगा, करंट रहेगा कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूं कि भैया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R का फॉर्मूला होता है रो लेंथ बाय एरिया। तो मैं क्या ये डायरेक्टली कह सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया इसमें रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ क्यों चेंज होगी? क्योंकि जैसे जैसे मैं वायर को स्लाइड करूंगा, पॉइंट ए से दूर ले जाऊंगा, तो मेरा नल पॉइंट कहां मिलेगा? मेरे को वो वाली लेंथ चाहिए, तो मैं कंटिन्यूअसली लेंथ को चेंज करता जाऊंगा, स्लाइड करता जाऊंगा, जब तक मेरे को नल पॉइंट ना मिले। तो लेंथ इधर कांस्टेंट नहीं है। तो भैया हमें अल्टीमेटली पता चल गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनल है तो मेरे को कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इधर मैंने कांस्टेंट लगा दिया K, तो K आ जाएगा मेरे पास V बाय L। अगर कोई भी क्वांटिटी लेंथ के हिसाब से चेंज हो रही है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वर्क ग्रेडियंट। एनर्जी, ग्रेडियंट। वेरी गुड। तो मैं कहूंगा कि ये क्या क्वांटिटी है? K मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो किसी भी एक डिवाइस के लिए कांस्टेंट रहेगा। चाहे मैं उसमें जो मर्जी बैटरी लगा दूं, वो एक डिवाइस के लिए कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां तक नोट डाउन कर लो। अब मैं पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्या क्या वर्किंग है, अब वो चीज देखेंगे। डन सर। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। देन आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर के डायग्राम पे। डायग्राम, बस एक पहला वाला डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा बनाऊंगा, उसके बाद कोई डायग्राम साफ सुथरा नहीं बनाऊंगा, फटाफट जो होगा उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे हमारे मीटर ब्रिज में एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करता था और एक एंड पॉइंट हुआ करता था। स्टार्टिंग पॉइंट ए, जहां से हम रीडिंग को मेजर करना शुरू करेंगे, इधर भी वही चीज है। ये वाला पॉइंट होगा ए और ये वाला पॉइंट होगा बी। इस तरीके से वायर हमारा बेंड हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये अब की बार वायर है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी। याद रखना, जो हम ये वायर लेंगे पोटेंशियोमीटर वायर, जनरली इसकी लेंथ 4 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज मैंने 4 मीटर लॉन्ग वायर ली है, तो मैं इस तरीके से 4 टर्न्स करा दूंगा, ताकि हर एक टर्न कितना बड़ा हो जाएगा? हर एक टर्न 1 मीटर लॉन्ग हो जाएगा।
1 मीटर मतलब हर एक टर्न कितना बड़ा हो गया, 100 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। चेक करो, पहले यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस सर। डन। अब जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया हम पहले से ही एक बैटरी को कनेक्ट करके चलेंगे, तो ये वाली बैटरी को हम पहले से ही कनेक्ट करके चलेंगे। सॉरी, ये क्या हो रहा है? इस बैटरी को पहले से कनेक्ट करके चलेंगे, और ये वाली बैटरी का जो ईएमएफ होगा, जो ये बैटरी होगी, इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी बैटरी या फिर ड्राइविंग बैटरी। चलो आगे अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्पीड में बढ़ाते हैं। भाई हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो सेल्स कनेक्ट कर दिए। एक सेल कनेक्ट किया E1 और एक दूसरा सेल कनेक्ट किया मैंने E2। यहाँ पे एक की, यहाँ पे एक की, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के नीडल से। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है भाई, सीधी सीधी बात। पहले मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले मैं ऊपर वाली की को क्लोज करूंगा। तो उस केस में क्या होगा, मेरे सर्किट में कौन सा सेल कनेक्ट हो जाएगा, मेरे सर्किट में E1 सेल कनेक्ट हो जाएगा, वेयरएस E2 अभी भी डिस्कनेक्टेड है। भाई मुझे पता है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब क्या है, अब वो चीज समझो कि भैया जैसे जैसे मैं इस नीडल को स्लाइड करता जाऊंगा और पॉइंट ए से दूर ले जाता जाऊंगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता चले जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मैं नीडल को पॉइंट ए से दूर ले जाते जाऊंगा, तो बेसिकली मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं। और अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं तो बेसिकली जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है वो इंक्रीज हो रहा है। मेरे को अल्टीमेटली पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर बनाना है, मेरे को अल्टीमेटली पोटेंशियल ड्रॉप E1 के बराबर बनाना है। मतलब मैं इस नीडल को तब तक स्लाइड करते जाऊंगा जब तक E1 पूरा का पूरा ड्रॉप होके जीरो ना बन जाए। मुझे ऐसा लगा कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। डन सर। डन है, आगे वेरी गुड। क्या कह रहे हो, रिपीट करना है आगे किसी के लिए? डन। तो भैया सपोज मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप E1 हो चुका है, ये लेंथ ले ली मैंने L1। तो भैया मेरी पहली इक्वेशन बनेगी E1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये डिवाइस के लिए कांस्टेंट होता है, इनटू L1। फिर यही सेम स्टेप्स आप रिपीट कर दोगे दूसरे वाले सेल के लिए, और तब तक लेंथ फाइंड करोगे जब तक आपका E2 पूरा का पूरा ड्रॉप होके जीरो ना बन जाए। तो फिर आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू KL2। भैया दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी बैटरी का अननोन ईएमएफ फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे को E1 की वैल्यू गिवन होगी और मैं दूसरी बैटरी कनेक्ट कर दूंगा E2, जिसके लिए मेरे को नहीं पता कि वोल्टेज कितना है, कितना ईएमएफ है, तो मैं इस सेटअप की हेल्प से E2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। चेक करो, ये पहला एप्लीकेशन समझ में आया पोटेंशियोमीटर यस का। सर ये यस ऑक्सिलरी बैटरी का एक बार समझा दो। ऑक्सिलेटरी बैटरी का समझाना है, चलो डन। यार एक चीज देखो इधर फिर से, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने अभी आपको बताया कि अगर E1 बड़ा है E2 से, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख के बताओ इस डायग्राम को। एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड एरी, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सिमिलरली एरी अगर मैं कह रहा हूं कि E2 बड़ा है E1 से, तो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में। डन। अब इस डायग्राम पे वापस आ जाओ। यार ये ऑक्सिलरी बैटरी का काम क्या है, ऑक्सिलरी बैटरी याद रखना हमेशा E1 E2 इन सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्यों बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सिलरी बैटरी बड़ी होगी तभी तो ये करंट देगा और मेरा करंट इस डायरेक्शन में आएगा। कह रही ये वाली बात क्लियर हो रही है यहां तक? यस सर। अगर मेरा करंट इस वाले वायर में इस डायरेक्शन में जाएगा तो ही मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और तो ही मेरा नल पॉइंट इस सेटअप के ऊपर आएगा। अगर सपोज आपने कह दिया कि सर हम E1 को छोटा ले रहे हैं E1 से, तो उस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, फिर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो नल पॉइंट आपको कभी भी इस वायर पे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को तो नल पॉइंट चाहिए। नल पॉइंट क्यों चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए और लेंथ के हिसाब से मैं इसके ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं। एरी अब चेक करो, क्या अब जो मैंने बोला वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर।
डन। तो ये चीज याद रखना, इसलिए मेरे को ऑक्सिलरी बैटरी चाहिए ताकि मेरा करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में आए। और जो ये ऑक्सिलरी बैटरी या ड्राइविंग बैटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया यही मेरे पूरे सर्किट को चलाएगी। इसका ईएमएफ हमेशा बाकी सबके ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए, तभी करंट मेरा इधर आएगा और तभी नल पॉइंट मेरे को डिवाइस पे मिलेगा। डन सर। डन। अगर सबका ये फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है तो फिर सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करें। Yes. डन। अब याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बार बार पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप उससे समझ जाना। भैया ये मैंने पॉइंट ए ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पोटेंशियोमीटर का, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी ड्राइविंग बैटरी। बस इतना ही बना के चलूंगा अब की बार में। अब मेरे को क्या करना है, मैंने क्या किया है, पहले यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ है E1। इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r, और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा गैल्वेनोमीटर से, उसकी नीडल से। और इसके पैरेलल में मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे दोनों जगह की लगा दूंगा, और इस तरीके से मेरा सेटअप हो जाएगा। अब जरा समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। भाई सबसे पहले सपोज मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपने सर्किट में इंक्लूड नहीं किया। अगर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपने सर्किट में इंक्लूड नहीं किया तो अभी सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल Internal रेजिस्टेंस है। जब भी मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मेरे पास ईएमएफ होगा। तो जो मेरे पास लेंथ आएगी, क्या मैं लिख सकता हूं ईएमएफ इज इक्वल टू KL1। Yes, sir. डन। अब मैंने क्या कर दिया, अपने इस सर्किट में रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर दिया सेकंड वाले पार्ट में। जब मैं अपने रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर देता हूं सर्किट में, तो भैया हमें पता है कि हमें ईएमएफ नहीं मिलता, हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है, ईएमएफ माइनस IR। तो अब की बार मैं इधर लिखूंगा कि अब की बार मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम होगी ईएमएफ से, तो अब की बार जो मेरे पास नल पॉइंट आएगा वो पहले वाले से कम आएगा। तो अब आप लिखोगे V इक्वल्स टू KL2, जहां पे हमेशा याद रखना L2 की वैल्यू कम होगी L1 से। पहले बस आप यहां तक चेक कर लो कि आपको यहां तक की बात समझ में आई है या नहीं आई है, या कुछ Yes, रिपीट sir. करना है। भाई मेरे हिसाब से क्लियर हूं ना मैं। यस। डन। Yes, sir. Yeah. अब हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला। भैया हमें पता है ईएमएफ होता है करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, वेयरएस पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, E1 की जगह ये रख दो, V की जगह IR रख दो, और चेक करो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल R इक्वल्स टू L1 बाय L2। के कट जाएगा, आई कट जाएगा। हमारा टारगेट क्या है कैलकुलेट करने का, भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो मेरे को पता होता है जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मेरे को बैटरी का ये नहीं पता कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो मैं इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं किसी भी बैटरी का। यही हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। तो जरा इसको सॉल्व करो और मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ रहा है। चेक कर लो, टारगेट समझ में आया, स्टेप समझ में आए या नहीं आए। इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मैं किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इधर हम वही करना चाह रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द So, इंटरनल रेजिस्टेंस। sir, RL1 by L2 minus R. थोड़ा सा गलत जा रहा है, और सिंप्लीफाई करो। भैया फाइनल फॉर्मूला सर आना L2 चाहिए, बाई L1। नहीं, आना चाहिए L1 माइनस L2 बाय L2। यस सर। कैसे कैसे आया भैया, बस मैंने, ये थी ना इक्वेशन, सर R को मन लेके हो आर जाएगा ये। कॉमन लेके वैसे कर दिया मैंने, बिल्कुल सही। तो फाइनल आंसर आना चाहिए स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 बाय L2, जिसमें याद रखना L2 हमेशा छोटा होगा L1 से, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा छोटा होता है ईएमएफ से। भाई काफी बच्चे अब जाके आ रहे हैं आधे आधे घंटे बाद।
और कुछ बच्चे तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि नए नए आए हैं। भैया यहाँ तक अगर सब कुछ हो चुका है तो आगे बढ़ चलें, क्वेश्चन क्वेश्चन पे कर लें। Yes, चलो sir. डन। याद रखो पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी अच्छे ठीक ठाक ही होंगे। भाई क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है, कि हमने ये पोटेंशियोमीटर की वायर ली है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने क्या कर दिया, दो सेल्स कनेक्ट कर दिए, सेल्स E1 एंड सेल E2, और मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है एट अ लेंथ ऑफ, मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है एट अ लेंथ ऑफ 300 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, हमने फिर से दो सेल्स लिए, यही E1 और E2, लेकिन अब की बार नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया, तो अब की बार जो मेरे को नया नल पॉइंट मिल रहा है, वो मिल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। चेक करो क्वेश्चन समझ में आया यहां तक या नहीं। Yes, sir. yes जब मैंने दो sir, बैटरीज को कनेक्ट किया नेगेटिव के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो डेफिनेटली आपको पता है नेट ईएमएफ इंक्रीज हो गया होगा। नेट ईएमएफ इंक्रीज हो गया होगा तो लेंथ नल पॉइंट ज्यादा मिला है 300 सेंटीमीटर। जब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करूंगा तो ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए नल पॉइंट भी कम मिलेगा। नल पॉइंट मिला है 120 सेंटीमीटर। बस इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बतानी है वैल्यू ऑफ E1 एंड वैल्यू ऑफ E2। चलो, और आपको साथ के साथ ये भी बताना है कि अगर मैंने सिर्फ E1 बैटरी कनेक्ट की होती तो इसके करस्पॉन्डिंग नल पॉइंट आपको कितनी लेंथ पे मिलेगा। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ E1 बैटरी कनेक्ट की होती तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिलेगा। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, ट्राई टू कैलकुलेट। शशांक, यस सर। भाई काफी क्लासेस में नहीं थे। तुम्हारे घर पे भी कॉल गया क्या जिसकी वजह से तुम क्लास अटेंड करने आ गए। नो सर। अच्छा। अरे सर, कॉल से याद आया सर, मैं ना रेगुलर क्लासेस लगा रहा था ना पिछले लास्ट वीक से। हाँ, तो सर मेरे एक वीक से लगातार फोन आ रहे थे घर पे कि बेटा आपका क्लास नहीं लगा रहा। sir, same here. तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। Yes, भाई sir. पता नहीं, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे उनके घर पे कॉल नहीं गया, जो कर रहे हैं उनके घर पे कॉल चले गया। बहुत बढ़िया। सर फिर पापा ने एक हफ्ते बाद बताया तो फिर मैंने की बात। फिर कहते कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, अभी तक उनका फोन ही नहीं आया। चलो भैया प्रूफ दिखा दिया करो, देखो भैया मैंने क्लास अटेंड करी है। कुछ नोट्स वोट्स तो बनाते होगे ना। सर मैंने तो ये बोला कि टीचर से पूछ लो, सारे में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बात ही खत्म। ये भी ठीक है। जैसे मेरे को ये ट्विंकल तुषार ये ऐसा लग रहा है कि भैया जैसे आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलो भैया क्वेश्चन सॉल्व हुआ। गप्पे मारने में तो माहिर ही हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अरे इतना सिंपल तो था। अब तक तो आंसर भी बता देते यार, ये तो 2 मिनट से भी ऊपर का क्वेश्चन नहीं था। भाई सीधा सीधा मेरे को बताओ, नेट ईएमएफ पहले वाले केस में नेट ईएमएफ निकालूंगा तो कितना आएगा। E1 plus E. वेरी गुड काव्य। आएगा E1 प्लस E2। हमें पता है इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिला, 300 पे। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में नेट ईएमएफ कितना होगा, E1 माइनस E2 के, और भैया हमें ये कितने पे मिल रहा है नल पॉइंट, 120 सेंटीमीटर पे मिल रहा है।
तो यार दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, बच्चे की जान लोगे, E1 E2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दो, सीधी सीधी बात भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो E2 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 इज इक्वल टू, कितना हो गया 420K। तो E1 की वैल्यू आ गई 210K। दिमाग नहीं लगाना था। अगर ये 210K है तो भैया ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90K, क्योंकि 210 प्लस E2 इट शुड बी इक्वल टू 100K, इसलिए चेक कर लो, कोई दिक्कत? No, sir. डन। फर्स्ट पार्ट हो No, गया sir. सॉल्व। क्वेश्चन ने कहा सेकंड पार्ट में क्या करना था, E1 के लिए नल पॉइंट बताना था। अगर मैं सिर्फ E1 कनेक्ट करता हूं तो आप इधर लिखोगे E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू जो भी ये लेंथ होगी L3। तो E1 की वैल्यू मेरे को पता है 200K इक्वल्स टू K लेंथ L3, K कट गया तो L3 की वैल्यू कितनी आ गई 210 सेंटीमीटर। हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आशीष चेक करके बताओ, कोई दिक्कत? कौशिक? यस सर। चलो डन। बढ़ चलूं आगे फिर इसी बात पे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यार तुम लोगों के पता नहीं एंथू को क्या हो गया है, बिल्कुल डब्बा गोल होते जा रहा तुम लोगों का, मरे मरे से रहते हो। चलो भैया क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो इतने। भैया डायग्राम ड्रॉ कर देना पहले तो फटाफट, और फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे ईएम पोटेंशियोमीटर सेटअप है ये, और यहाँ पे एक ईएमएफ कनेक्टेड ई, और यहाँ पे मेरे को मिला नल पॉइंट। चलो भैया क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास ड्राइविंग बैटरी गिवन है 5 वोल्ट की, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 480 ओम्स का, और जो ये वायर है ए बी, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, और ये मैंने ली है 10 मीटर लॉन्ग। अब की बार इस वायर का भी खुद का रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, और इस वायर का रेजिस्टेंस हमने लिया है 20 ओम्स। जैसे अभी जो मैंने पिछले केसेस किए थे, इसमें मैंने पोटेंशियोमीटर वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया था, लेकिन अब की बार मैं पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेजिस्टेंस ले रहा हूं, और वो कितना गिवन है 20 ओम्स। क्वेश्चन ने कहा कि भैया यहाँ पे हमने एक ये अननोन ईएमएफ की बैटरी कनेक्ट कर दी है, और मेरे को यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया नल पॉइंट मेरे को मिल रहा है एट अ लेंथ ऑफ 600 सेंटीमीटर। बस यही सब इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, आपको कैलकुलेट करके देनी है वैल्यू ऑफ दिस अननोन ईएमएफ। पहले सब लोग चेक करो, किसी को क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई बोलने का टैक्स थोड़ी है, जल्दी बता दो। क्लियर है सर। कुछ नहीं हो सकता। भाई एक बार कोशिश दे के देख लो, जितना कैलकुलेट हो जाए, जितना समझ में आ जाए, कम से कम उतना तो ट्राई कर लो, फिर देखेंगे। यस सर। हम्म। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कम से कम महीने में एक बार तो तुम लोगों के साथ ऑफलाइन क्लास अरेंज कर देनी चाहिए, ताकि तुम लोगों की अच्छे से कुटाई हो जाए एक बार, और तुम ये फिर से पढ़ने लग जाओ। यस सर। हाँ मतलब मानते हो, कुटाई तो चाहिए तुम लोगों को, है ना? Yes, sir. अच्छा बहुत बढ़िया। सर इस बहाने दिल्ली को आ जाएंगे। जरूर थोड़ी है, अबे उल्टा भी तो बोल सकते हो, इस बहाने क्या पता मैं फिर से हिमाचल आ जाऊं। सर हम नहीं ना कभी आए। नहीं तुम भी आ जाओ यार, बिल्कुल आ जाओ। सर फिर मिल ये के जाना अगर ऊना से गए तो। लेकिन ये, हाँ तुम्हारा याद है यार ऊना से, लेकिन तुम फिर ये बोलोगे ना कि सर ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के पीट दिया, तो फिर वो थोड़ा वो हो जाएगा ना। सर आपको फोन नंबर भी सेंड कर दिया था, नोट कर लिया था ना आपने? नहीं प्रकुल यार, नोट नहीं हो पाया था। सर अभी लिख देता हूँ। हाँ चलो वो देख लेंगे। अरे भैया फटाफट, कौशिक नहीं यार, ये आंसर नहीं है सही। कौशिक एक चीज बताओ,
आपने जो आंसर भेजा है अभी उसका देख के एक चीज सोचो, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है ये कौन सी बैटरी है, ये हमारे पास ड्राइविंग बैटरी है। और मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जो भी ईएमएफ हम कनेक्ट करेंगे वो हमेशा ड्राइविंग बैटरी से छोटा ही रहेगा, तभी मेरे को नल पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज मेरे को नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपको एक चीज की तो भाई सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो ईएमएफ आएगा इसका आंसर 5 वोल्ट से छोटा होना चाहिए, 5 वोल्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर 5 वोल्ट से बड़ा आ रहा है तो मतलब वहीं समझ जाओ कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। जरा काव्य एक बार 3/25 डिवाइड करके बताना कितना फाइनल आंसर आ रहा है। अरे नहीं, आंसर सही नहीं है यार। मेरे ख्याल से काव्य का आंसर सही है, काव्य चेक करके देखो एक बार। 3/25, 3/25 इज समथिंग अपॉन लाइक 300। सर 0.12 वोल्ट। बिल्कुल सही आ रहा है यार, बिल्कुल सही। फाइनल आंसर आना चाहिए 0.12 वोल्ट। फाइनल आंसर इज 0.12 वोल्ट। चलो भाई कैलकुलेट करें। यस सर। चलो डन। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, भूल जाओ इसको अब यहां तक की बात। भाई सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए कि इस पूरे डिवाइस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो मेरे को पता है पूरे डिवाइस में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट का फ्लो करने का फॉर्मूला ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कौन सा ईएमएफ लेंगे, नीचे वाला ईएमएफ लेंगे या 5 वोल्ट लेंगे? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, क्योंकि भैया ड्राइविंग बैटरी ही करंट को फ्लो कराएगी। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय, मेरे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक 480 प्लस वायर ए बी का रेजिस्टेंस, क्योंकि वो मिलेगा मेरे को टोटल रेजिस्टेंस। तो वायर ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, वायर ए बी का रेजिस्टेंस है 20। तो मेरे पास सबसे पहले तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/500 विच इज इक्वल्स टू 1/100 एम्पियर्स। आप लिख सकते हो 0.01 एम्पियर्स। पहले यहां तक चेक करो कि यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर सर। भैया किसी और को कोई डाउट? कोई कुछ नहीं बोला। हेमंत बिल्कुल सही है यार, तुम्हारा आंसर भी 0.12 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू KL। तो भैया मेरा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस ए बी, रिपीट, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस ए बी, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट होगा मेरे को बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। V इक्वल्स टू आई आर लगा कर। V इक्वल्स टू आई आर लगा के भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो इसको V इक्वल्स टू आई आर से इक्वेट कर दो, तो आपके पास बेसिकली K की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा K इज इक्वल्स टू आई आर बाय एल। आई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, आई की वैल्यू आई 0.01 एम्पेयर। रेजिस्टेंस की वैल्यू, वायर ए बी के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 20 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें वायर ए बी की, वायर ए बी की लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो और मेरे को के की वैल्यू बताओ। लेकिन एक चीज याद रखना, के की वैल्यू हमेशा वोल्ट पर मीटर में कैलकुलेट नहीं की जाती, वो हमेशा कैलकुलेट की जाती है वोल्ट पर सेंटीमीटर में। तो जो तो नीचे L की आपने वैल्यू लेंथ, 10 थोड़ा है। किसकी वैल्यू? L की वैल्यू। एल की वैल्यू 10 है ना। एल है क्या, एक चीज याद रखो, एल में क्या लिख रहा हूं, एल मतलब मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब मैं पूरे वायर ए बी के अलोंग, ये पूरे वायर ए बी के अलोंग चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इस पूरी वायर ए बी की लेंथ कितनी है,
10 10, मीटर। तो इसलिए मैंने वो 10 लिखी है। सर पूरी आपने वायर, सेंटीमीटर बोल दिया सेंटीमीटर में गलती नहीं से। होगा हाँ चेंज। मैं वही बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर में लिखेंगे। रेजिस्टेंस कितना है पूरे वायर AB का? 20, और उस पूरे वायर AB से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.01। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि कभी भी पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर में नहीं लिखते, हमेशा वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो जो लेंथ आपको 10 मीटर्स गिवन है वो आपको सेंटीमीटर में लिखनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करो और मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ पहले, फिर आगे की चीज डिस्कस करेंगे। और सब स्टेप्स चेक करते रहना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टेप्स में। 1/5000। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कुछ आ रही है तो, या चलो ऐसे ही छोड़ दो। आप कह रहे हो 1/5000, यस सर। चलो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, देखी जाएगी, बस हमारा काम हो जाएगा भाई। एक बात बताओ, अगर मैंने आपको कहा कि 10 सेंटीमीटर के लिए, 10 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस है 2 ओम 20 ओम्स, 10 मीटर्स के लिए, सॉरी, मतलब 1000 सेंटीमीटर के लिए, तो क्या आप ये जो मैंने नल पॉइंट की लेंथ दी थी 600 सेंटीमीटर, क्या उसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस फॉर AN? भाई मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आया। भाई बिल्कुल सिंपल था, मैंने कहा 1000 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 20 ओम्स। तो मेरे को बता दो 600 सेंटीमीटर के लिए ये रेजिस्टेंस कितना आएगा? बहुत ही डल रिस्पॉन्स, मैथ्स वाले बच्चे होके 2 ऐसा into रिस्पॉन्स 10 दोगे? raised to power -4 सेंटीमीटर इनवर्स। भैया सबसे पहले मैं 1 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। 1 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000। अब अगर मेरे को 12 ओम। हाँ जो भी आ रहा है, 600 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600, तो जो भी आ रहा है ये 12 ओम्स आ रहा है। बस हमारा काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, बस एक लास्ट स्टेप बच गया। क्या बच गया भैया? मेरे को इस वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई 12 ओम्स, मेरे को इस वायर के लिए लेंथ पता है, तो मैं इस वायर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लूंगा, और जितना पोटेंशियल इस वायर पे ड्रॉप हुआ होगा उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? EMF की होगी। बस कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा यार। वैसे तो मेरे को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने एक स्टेप फालतू कर दिया, माय मिस्टेक। मैं डायरेक्टली लिख सकता था EMF इज इक्वल्स टू KL1, तो EMF की वैल्यू चाहिए, K की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1/5000, और लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 600। डायरेक्टली इसी से कैलकुलेट कर लो, आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। मैंने एक स्टेप फालतू कर दिया, माय मिस्टेक, इधर रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं थी। हेमंत क्या बोल रहे हो? भैया सबका जैसे ही आंसर आ जाए प्लीज बता देना। बिल्कुल ठीक है हेमंत, वो तो तुमने पहले भी बता दिया था, 0.12 वोल्ट। 0.12 वोल्ट। हाँ 0.12 वोल्ट, बिल्कुल सही। भाई जैसे ही कंप्लीट हो जाए बता देना, फटाफट बढ़ना है टॉपिक पे। डन सर। डन, चलो। अब यार देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जनरल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं बस कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के रेजिस्टेंस कराऊंगा। जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का कॉम्बिनेशन है क्यूबिकल रेजिस्टेंस, क्यूब रेजिस्टेंसेस, हम इसका फाइंड करने की कोशिश करेंगे। याद रखो क्यूब रेजिस्टेंस हमारा बहुत सिंपल हो जाता है अगर मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो। तो जरा एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज फिर से रिकॉल कर लो और देख लो कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप क्यूब रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप क्यूब रेजिस्टेंस सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले चेक कर लो भैया, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। मैंने कहा कि भैया ये रेजिस्टेंस है पी, ये रेजिस्टेंस है क्यू, ये रेजिस्टेंस है आर, और ये रेजिस्टेंस है एस।
तो जब भी मेरा P बाई क्यू R बाई S के बराबर होगा तो ये कंडीशन बन जाएगी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो मेरे को बताओ इस डायग्राम में कौन से दो पॉइंट्स आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स आएंगे? B और D। वेरी गुड। लेकिन क्या मैंने ये बताया कि बैटरी कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? नो सर। तो पहले तो ये पूछना चाहिए आपको कि सर बैटरी कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि भैया बैटरी मेरी पॉजिटिव टर्मिनल ए से और नेगेटिव टर्मिनल सी से कनेक्टेड है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही है कि भैया मेरे पॉइंट बी और डी कैसे पॉइंट्स बन जाएंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बन जाएंगे। लेकिन सपोज सिमिलरली मैं कहता कि मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बी से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डी से कनेक्टेड है, फिर कौन से दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिलते हैं आपको? A and C। ए एंड सी। अब मैंने आपको यह भी बता रखा है कि इक्वी पोटेंशियल की खासियत क्या है कि भैया इन दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा तो आप इन दो पॉइंट्स को तोड़ भी सकते हो या ज्वाइन भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं कि पॉइंट ए से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं और वो दो रेजिस्टेंस कौन से निकल रहे हैं? P और Q, और ये दोनों कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं? पॉइंट B कॉमा D पे। आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। फिर B और D से दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं पॉइंट C तक, R और S। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? यस सर। डन। तो याद रखना आप हमेशा दो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपको इस टाइप का डायग्राम दूं पहले से ही, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भैया पॉइंट बी और डी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है, तो मैं इसका वाइसा वर्सा इसका रिवर्स डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब मैं इन पॉइंट्स को ब्रेक भी कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल जो मैं क्यूबिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऊपर वाले डायग्राम को नीचे वाले डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है तो मैं क्यूबिकल रेजिस्टेंस अपना स्टार्ट करता हूं। यस सर। डन। Yes. चलो, तो क्यूबिकल रेजिस्टेंस भाई बहुत ध्यान से देख लेना। सबसे पहला केस, हाँ कोई कोई कुछ पूछना चाह रहा है? दो केस। डन डन डन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, आप मेरे को ये डायग्राम देख के ये बताओगे कि इसमें से इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कौन कौन से हैं। आप ये देख के बताओगे डायग्राम में। भैया मैंने क्या कहा, पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए। हमारा करंट मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ले लो पॉइंट 1 को, और करंट एंटर वापस कहां कर रहा है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल को इमेजिन करना है पॉइंट 4 पर। डायग्राम क्लियर है? हर एक वायर पे सेम रेजिस्टेंस है, हर एक वायर पे सेम रेजिस्टेंस है आर आर आर। तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ जाना कि हर एक वायर पे सेम रेजिस्टेंस है आर आर आर। नहीं तो कर ही देता हूं, बाद में बहुत गालियां देते हो फिर तुम लोग। चलो भैया लो। तो अब आप मेरे को ये डायग्राम देख के बताओ पहले तो कि आपको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें। चलो भाई। सर 8 2 6 और 7 5 3 8 2 और 6 वेरी गुड। और कौन से बोले आपने? 7 5 और 3। भाई बहुत बढ़िया। अगर आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फेस को पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड फेस मतलब ये वाला फेस, तो आप देखो क्या इधर भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं बन रहा? इधर भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि भैया ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस ट्रीट किया जाएगा पी की तरह, ये क्यू की तरह, ये आर की तरह और ये एस की तरह। तो पी बाई क्यू और आर बाई एस दोनों का रेशियो सेम आएगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है। तो मेरा ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं ये कैसे बन जाएंगे? इक्वी पोटेंशियल बन जाएंगे। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? यस सर। Yes. वेरी गुड। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो अब क्या करो कि भैया पहले तो यहां लिख देता हूं कि 6 और 8 तो है ही। अब नीचे वाला फेस पकड़ो। जब आप नीचे वाला फेस पकड़ोगे तो फिर से ये वाला P की तरह ट्रीट होगा, ये वाला Q की तरह, ये वाला R की तरह और ये वाला S की तरह। तो इन दोनों में से अब कौन से इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे आपको? 8 एंड 2। बहुत बढ़िया। तो यहां पे लिख देता हूं भाई कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स आ रहे हैं 6 8 2। सबसे पहले सब लोग अच्छे से चेक कर लो, अगर यही चीज समझ में नहीं आई तो सारा काम खराब है। पहले ये चेक करो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। Yes, sir. सर मेरे पास एक अल्टरनेट तरीका है, मतलब आसानी से ढूंढने का इनको।
बताओ। सर जैसे अभी तो सारी रेजिस्टेंस सेम है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। तो बस यहाँ पर देखना जो मतलब इक्वल रेजिस्टेंस दूर वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, जैसे टू, जो पॉइंट टू है हाँ, वो एक रेजिस्टेंस दूर है, 8 भी एक रेजिस्टेंस दूर है, 6 भी एक रेजिस्टेंस दूर, तो ये सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे। अब काव्य देखो आपने क्या कर दिया, अल्टीमेटली आप भी सही जा रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल करेक्ट मेथड नहीं है। आंसर तो सही आ रहा है आपके, उससे भी करेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। यस सर। बाकी हाँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब मैं नेक्स्ट वाला डायग्राम दूंगा तो उसमें वो चीज वैलिड नहीं हो पाएगी। चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर। डन। चलो, अब ऐसा करो, पीछे वाले फेस को पकड़ो। पीछे वाले फेस को अगर तुमने पकड़ा तो मेरे को बताओ कौन से दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल मिल रहे हैं आपको। पीछे वाले फेस को, 7, 4, 3 और 8 वाले को। अरे बोल दो नालायको। सर 4 और 8। भैया याद रखो, 4 और 8 कहां से आया? 4 और 8, 4 तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, 8 किसी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। सेम पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता। भैया ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये कभी भी सेम पोटेंशियल पे हो नहीं सकता। तो जो जो बाकी दो पॉइंट्स बचे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो कौन से दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे मिले आपको? 3, 7। सिमिलरली अगर मैं ये राइट हैंड साइड वाला फेस लूं तो कौन से दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे आपको? 5 और 3, बिल्कुल डन। तो याद रखो यहाँ पे 3, 7, 5 इक्विपोटेंशियल है, 2, 8, 6 इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल। लेकिन याद रखना 3, 6, 8, 7, 2, 5 ये इक्विपोटेंशियल नहीं है, कहीं तुम इनको भी लिख डालो। पहले यहीं तक चेक कर लो मेरे दोस्तों, भैया क्लियर हो गया या नहीं हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। डन। अब बस देखो, सिंपल हो गया काम। भैया .1 से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, देख के बताओ जरा। 3। .1 से 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक 2 की तरफ जा रहा है, एक 8 की तरफ जा रहा है, और एक 6 की तरफ जा रहा है। लेकिन 6, 8 और 2 ये तीनों तो तीनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मैं कहूंगा कि भैया मेरा .1 से टोटल 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, और वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक सेम पॉइंट तक जा रहे हैं। कौन से सेम पॉइंट तक जा रहे हैं? 2, 8 और 6। यहां तक का डायग्राम क्लियर हो जाए तो बता देना। यस सर। Done? उसके बाद नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन सा मिल रहा है? नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल मिल रहा है 3, 7, 5। तो जो जो रेजिस्टेंस 2, 8, 6 से 3, 7, 5 तक जा रहे हैं वो सारे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, सारे रेजिस्टेंस। तो भैया मुझे दिख रहा है 6 से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं? 6 से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। तो एक जा रहा है 5 पे, एक जा रहा है 7 पे। तो पहले 6 वाले मैंने 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए जो 6 से जा रहे हैं। 6 वाला काम खत्म, 6 वाला काम खत्म। उसके बाद 8 से कितने रेजिस्टेंस जा रहे हैं? 8 से भी 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, 7 और 3 की तरफ। तो 8 से भी 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो जो जा रहे हैं 7 और 3 तक। उसके बाद कौन सा बचा? 2 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद बचा, सॉरी 2 नहीं हुआ था, 6 और 8 हुआ है। अब मेरे को बताओ 2 से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं? 3। 2 से 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक निकल रहा है 2 से लेके 1 तक। 2 से लेके 1 तक तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। एक है 2 से लेके 5 तक, और एक है 2 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 5 तक। चेक कर लो, यहां तक भी क्लियर हो गया? यस सर। डन। सर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बस लास्ट कॉर्नर में बचेगा .4। .4 पे कितने रेजिस्टेंस जाएंगे? .4 पे एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। मतलब .4 पे टोटल जाएंगे 3 रेजिस्टेंस। अब क्या आप इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हो? सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। भैया यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा तो R/3 आएगा। हमने कल की क्लास में किया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में? 6। तो ये हो जाएगा R/6। यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में है? 3। तो ये हो जाएगा R/3। फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन किस में आएगा? सीरीज में। इन तीनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर मिल गया आपका। फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। और मेरे को ऐसा लगा कि सबको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज पूछ लो। 5R/6। बिल्कुल सही है, R/6। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। 5R/6।
चाहे तो आंसर रट लो। रटना क्या है, अगर कभी भी मैं सारा रेजिस्टेंस सेम दे रहा हूं क्यूबिकल का और मेरा डायगोनल अपोजिट फेजिस पे दे रहा हूं, 0.1 से 0.4 पे एंटर कराना, तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप 5r/6। एग्जाम में सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज चेक कर लो आपको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करना समझ में आया है या नहीं आया। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स अगर मार्क करना समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप सेकंड केस नहीं कर पाओगे। Done, sir. डन, चलो। Done, sir. ओके जागृति मैडम्स, आ जाओ नेक्स्ट केस पे। क्यूबिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन अब की बार करंट कहीं और टर्मिनल्स पे, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स हमने किसी और पॉइंट्स पे कनेक्ट किए हुए हैं। अब मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स आपको बताना है। करंट अब की बार यहां से बाहर निकल रहा है और यहां पे एंटर कर रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, फिर क्या जिसको भी ले लो 7, और कौन सा रह गया 8। चलो, आपका सबसे पहले काम क्या है, आप मेरे को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बताओगे मार्क करके कि कौन कौन से पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है। 6, 8, 7, and 3. 6, 8, 7। हम्म, ठीक है, देखते हैं। किसी और का कुछ और आंसर हो तो प्लीज बता दो, सोच लो आराम से, टाइम ले लो। भाई किसी को कुछ और, अरे कुछ तो बोल दिया करो भाई। आंसर की उम्मीद करना बेकार। छोड़ दो, मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूं। भाई सबसे पहले ये लेफ्ट फेस पकड़ो, 6, 8, 4। 6, 6 और 8 तो बिल्कुल सही है कौशिक, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। 6, 8 बिल्कुल सही। 4 नहीं, 5, 7, 3, 7 और 3 सही। 5 सही नहीं आ रहा है। चलो डन, देखते हैं कौशिक, थोड़ा बहुत सही आंसर। सबसे पहले लेफ्ट फेस को पकड़ो। अगर मैं लेफ्ट फेस को पकड़ रहा हूं तो मेरे को बताओ कौन से इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे आपको। क्या मैं लिख सकता हूं 6 और 8 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे। Yes, sir. डन। तो सबसे पहले तो मैं इतनी ही चीज लिख देता हूं यहाँ पे कि भैया हमारे पास 6 और 8 तो है ही है। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे अब नीचे वाले फेस को पकड़ो, मेरे को बताओ नीचे वाले फेस में क्या कोई इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिलेगा आपको। नो सर। No, नीचे sir. वाले फेस में कोई इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स नहीं मिलेगा। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स तब मिलता जब मैं कौन से टर्मिनल पे कनेक्ट करता, 3 पे। लेकिन इधर मेरा 3 पे नहीं, मेरा तो इधर सेम साइड पे कनेक्टेड है, तो इस नीचे वाले फेस में मेरे को कोई इक्वी पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जो कुछ लोग कह रहे हैं 6, 8 और 3, उनका तो गलत है ही है। आ जाओ नेक्स्ट वाले चीज पे। अब आ जाओ लेफ्ट वाले फेस पे। अगर मैं लेफ्ट वाले फेस पे आता हूं तो कौन कौन से इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे मेरे को। 7 and 3. 7 और 3, बहुत बढ़िया, तो इसको भी रब करके लिख देता हूं 7 और 3। डन। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 6 और 8 तो है ही, साथ के साथ 5 और 7 भी है। क्या ये चीज करेक्ट है कि 5 और 7 भी है। भाई नो रिस्पॉन्स। No, sir. सिमिलरली क्या 5 और No, 3 भी sir. इक्वी पोटेंशियल है मेरे पास। No, sir. नहीं, तो बस यहीं तक का डायग्राम है। चलो आओ सॉल्व करते हैं अब। यहीं तक का डायग्राम है, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं। 6 और 8 इक्वी पोटेंशियल है, और मैंने कौन कौन से बताए थे, 7 और 3।
ये दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, मैं डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूं। भाई सबसे पहला डायग्राम तो मैं स्टार्ट करूंगा पॉइंट 1 से। तो भैया पॉइंट 1 से 2 तक एक बीच में रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब चेक करो 1 से कितने रेजिस्टेंस बाहर निकल के आ रहे हैं। 1 से 3 रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, एक तो मैं ड्रॉ कर चुका। अब कौन से दो रेजिस्टेंस बच गए मेरे पास? एक 6 की तरफ जाने वाला और एक किसकी तरफ जाने वाला? 8 8 तक। लेकिन 6 और 8 तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, तो आप यहां पे मार्क कर दोगे कि भैया 6 और 8 साथ में है। तो एक रेजिस्टेंस 1 से लेके 6 तक गया, एक रेजिस्टेंस 1 से लेके 8 तक गया। चेक करो यहां तक का डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर डन। सिमिलरली 2 से कितने रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं? 2 से भी 3 रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। 1 से 2 के बीच का तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब मेरे को ड्रॉ करना है 2 से लेके 7 वाला और 2 से लेके 3 वाला। लेकिन 7 और 3 तो इक्विपोटेंशियल है, तो अब यहां पे पॉइंट मार्क करोगे 3 और 7। 2 से लेके 7 तक एक रेजिस्टेंस, 2 से लेके 3 तक एक रेजिस्टेंस। अगर यहां तक का डायग्राम क्लियर हो गया है तो चेक करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस डन। यस सर अगर अब आप एक चीज नोटिस करो कि भैया 6 से लेके 7 तक एक रेजिस्टेंस चल रहा है, 6 से लेके 7 तक, तो आप एक यहां पे बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दोगे जो 6 से लेके 7 तक चल रहा है। फिर मैंने क्या देखा कि भैया 8 से लेके 3 तक भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, तो 8 से लेके 3 तक भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है। यहां तक का भी डायग्राम क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़े। यस सर डन। फिर आगे बढ़ते हैं। Yes. अब भाई चेक करो मेरे पास कौन से पॉइंट बचे हैं। मेरे पास मैंने बस 2 पॉइंट मार्क नहीं करे, कौन कौन से? 5 और 4। क्या 5 और 4 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5, कहीं ना कहीं यहाँ पे 4। अब चेक करो 7 से लेके 4 तक और 3 से लेके 4 तक दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं। तो 7 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं। सिमिलरली 6 से लेके 5 तक, 8 से लेके 5 तक एक रेजिस्टेंस जा रहे हैं। 6 से लेके 5, 8 से लेके 5 और 5 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस। ये फाइनल डायग्राम है। अब चेक कर लो सबको ये डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? दो रेजिस्टेंस है आर और पैरेलल में है। R/2 वेरी गुड। R/2। इसका भी कितना आएगा? R/2। इसका भी कितना आएगा? R/2। इसका भी कितना आएगा? R/2। इस वाले का R, इस R/2. वाले का R, इस वाले का बीच वाले का भी कितना आएगा? R/2। डायग्राम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो और बस आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको और सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करूंगा तो कि भैया ये हमारा टर्मिनल्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे रेजिस्टेंस R/2, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R/2, यहाँ पे रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R/2, रेजिस्टेंस R/2 और रेजिस्टेंस R/2। सबसे पहले ऊपर वाले यहां से यहां तक की बात करो, तो मेरे को बताओ ऊपर वाले 3 रेजिस्टेंस किस में आ रहे हैं? सीरीज सीरीज में। R/2 और R/2 को ऐड किया, बन गया R। R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। तो मैं ऊपर वाले के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, समझ जाना कि मैंने ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन फाइंड किया है। ये हो जाएगा 2R। भैया 2R और R/2 किस में हो जाएगा? पैरेलल में। फिर से एक कॉम्बिनेशन बना के फिर से कर लोगे, मतलब इस पूरे को सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस सर डन। तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो क्या मैं होमवर्क के लिए दे दूं कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए? यस Yes. भैया Yes. आपको ये चीज होमवर्क में देता हूं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे और चेक करोगे, आपके पास आंसर आना चाहिए 3R/4। लेकिन कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट डाउन करके रख दो, भाई थोड़ा चेक कर लेना कैलकुलेशन। 3R/4 आंसर आना चाहिए। अगर अब सारी चीजें क्लियर हैं नोट डाउन करो और खत्म करो। सर आखिरी स्लाइड करना है क्या? हाँ ये लो बिल्कुल हरी। डन 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 डन। Done. तो भैया आज के लिए इतना ही है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक पावर।
वो हम कल की क्लास में खत्म कर लेंगे इलेक्ट्रिक पावर। साथ में कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा पूरे चैप्टर से रिलेटेड, तो कल हमारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाइंड अप हो जाएगा। और अगर टाइम अच्छा खासा बचा तो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर आल्सो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, Yes, sir. चलो।